जय हिंद दोस्तों। आज हम बिपिन चंद्रा के चैप्टर 2 नागरिक और आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, विदेशी शासन के खिलाफ भारत के परंपरागत संघर्ष की सबसे नाटकीय परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में हुई, जानते हैं आप। लेकिन यह विद्रोह कोई अचानक आया हुआ उबाल नहीं था, बल्कि यह जनता की उस संघर्ष की पराकाष्ठा थी जो 1757 में ब्रिटिश राज की शुरुआत के बाद से ही सुग बुगाने लगा था, और यही सुग बुगाहट धीरे धीरे फैलने लगी। मतलब 1757 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में हुई प्लासी की लड़ाई से, और 1857 के विद्रोह के मध्य भारत में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे नागरिक आदिवासी विद्रोह होने लगे। और ये 1857 का विद्रोह कोई अचानक आया हुआ विद्रोह नहीं, बल्कि छोटे मोटे नागरिक आदिवासी और किसान विद्रोह की ही पराकाष्ठा का परिणाम था। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना भी महज एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उसको दबाने की लंबी प्रक्रिया का ही नतीजा था। मतलब ब्रिटिश राज की स्थापना एक अचानक ही आने वाली घटना नहीं थी या कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसमें 3 बातें शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का कब्जा, भारतीय समाज का औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उस समाज को दबाने की लंबी प्रक्रिया। इसी का परिणाम ब्रिटिश राज की स्थापना भारत में होना है। अंग्रेजों को लगातार छिटपुट प्रतिरोध का सामना किसी न किसी वर्ष में करना पड़ा। अब जानते हैं, जनता के इस प्रतिरोध को हम छोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आदिवासी विद्रोह, नंबर 2 नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह। अब डिस्कस करते हैं कि नागरिक विद्रोह क्या थे। ब्रिटिश राज के शुरू के 100 सालों में नागरिक विद्रोह का सिलसिला लगातार चलता रहा। सत्तायुक्त राजाओं, नवाबों और उनके उत्तराधिकारियों या फिर उनके जायदाद से बेदखल किए गए जमींदारों, भूस्वामियों और पोलीगार दक्षिण भारत के जमींदार जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, इन लोगों के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता था। मतलब नागरिक विद्रोह किसे कहते थे कि नागरिक इसमें शामिल थे। कौन कौन नागरिक? राजा, जिनको सत्ता से हटाया गया था, नवाब, सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उनके उत्तराधिकारी और जमींदार, भूस्वामी, पोलीगार, इन सभी को ब्रिटिश सरकार ने इनके क्षेत्रों से, राजपाट से वंचित कर दिया था। इन विद्रोह को जन आधार और शक्ति हमेशा किसानों, दस्तकारों और राजाओं तथा नवाबों की विघटित सेना के सिपाहियों से मिलती थी। मतलब इसको जन आधार जो मिलता था इन छोटे मोटे विद्रोह को, वो किसान इसमें शामिल होते थे, दस्तकार शामिल होते थे, राजाओं और नवाबों की विघटित सेना के सैनिक इसमें शामिल होते थे। ये इनका आधार था। ये स्थानीय विद्रोह आमतौर पर किसी खास मुद्दे या स्थानीय असंतोष के कारण उपजते थे। इस स्थानीय मुद्दे थे। ये विद्रोह स्थानीय विद्रोह क्यों कहलाते थे? नागरिक विद्रोह एक स्थानीय विद्रोह क्यों था? क्योंकि ये स्थानीय विद्रोह इसलिए था क्योंकि इनके जो मुद्दे होते थे वो स्थानीय स्तर के होते थे। ये स्थानीय स्तर के असंतोष के कारण ही उपजते थे। इनका दायरा सीमित हुआ करता था, लेकिन प्राय ये विद्रोह धीरे धीरे बड़े होते चले गए। दरअसल ब्रिटिश राज द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली, 3 बातें इंपॉर्टेंट। एक तो भारतीय भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने खराब कर दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी और भू राजस्व प्रणाली में भी परिवर्तन आ चुका था।
इसमें परिवर्तन आने के कारण इन विद्रोह ने जन्म लिया। ब्रिटिश राज द्वारा किए गए परिवर्तनों ने भारत में कृषक समाज को उथल पुथल कर दिया। मतलब विद्रोह के अंदर जो कृषि समाज था, कृषक समाज था, इसे उथल पुथल कर दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी। ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना, ब्रिटिश सरकार ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करती थी, उनकी दरें बढ़ा दी जाती थी। इसी कारण से औपनिवेशिक नीति ने गांव को जबरदस्त व्यवस्था को बिगाड़ दिया और जबरदस्त असंतोष को जन्म दिया। उदाहरण के रूप से बंगाल के 30 साल के भीतर ही लगान की दरें मुगल दरों से दुगनी हो गई। हम देखते हैं किस तरह से ब्रिटिश राज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा। ब्रिटिश राज की इस नीति के कारण हजारों जमींदार और पोलीगार कहाँ? दक्षिण भारत के जमींदारों को पोलीगार के नाम से जानते थे। अपनी जमीन और अपने मिलने वाले राजस्व से हाथ धोना पड़ा। इनको बेदखल कर दिया गया, क्योंकि या तो ब्रिटिश राज ने लगान वसूली का अधिकार ही उनसे छीन लिया, या फिर आसमान छूती हुई दरों के कारण लगान चुका नहीं पाए। इस कारण से ये लोग अर्थव्यवस्था में बिगड़ गए। राजा, नवाब और जमींदार ये बेसिकली परंपरागत आधिपत्य वर्ग था और ये एकजुट होकर किसानों और दस्तकारों ने अपने हथियार उठा लिए और उसके पीछे अनेक कारण थे। लगान की लगातार ऊंची दरें, कर्ज का बोझ दबते हुए किसानों को जो जमीन पट्टे पर दी जाती थी उनसे किराया इतना बढ़ा दिया जाता था जिसे वे चुका नहीं पाते थे। धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था को अधिक बिगाड़ने लगे, जिस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषक तबके की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। मतलब हम जानते हैं कि ये व्यवस्था बेसिकली स्थानीय स्तर की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने बिगाड़ दिया। नए कानून तंत्र और अदालतों ने भी गरीब किसानों की जमीन की बेदखली को और अधिक बढ़ा दिया और उनके शोषण को और अधिक बढ़ा दिया। इस कारण से ये धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी।